नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिनंदन पाठक। ये अभिनंदन पाठक कौन है, ये जानना बेहद जरूरी है। आपको पता होगा कि मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा वर्ष 2014 में काफ़ी चर्चा में आया था, आज भी चर्चा में है। तो आज हमारी खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं अभिनंदन पाठक उर्फ मोदी के हमशक्ल। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी राजनीति को लेकर क्या इनसे चर्चा होनी हमारी है, राजनीति के पॉइंट पे क्या बात करनी इनसे है, क्या बोलेंगे आज ये देश के सामने, क्या सुनेगा देश, क्या कहना है मोदी को लेकर इनको, क्या कहना है राजनेताओं को लेकर इनको। तो सीधे मुलाकात करते हैं और रूबरू कराते हैं आपसे मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। मेरी भी आपके तमाम चैनल के प्रशंसकों की, यहाँ बैठे सभी लोगों की मैं शुभकामना देता हूँ। नव वर्ष हमारे आपके जीवन में मंगलमय हो, कल्याणमय हो, उत्थानमय हो, ऊर्जामय हो और प्यार और सद्भाव में हो। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि आपकी शक्ल मोदी जी से मिलती है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। काफ़ी 2014 में आपने मोदी जी के कैंपेनिंग में कई जगह आपको देखा गया, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उनके प्रचार प्रसार में भी आपको देखा गया। क्या आपको क्या लगता है, आप जब खुद में आप कभी महसूस करते हैं, कभी आईने में अपने चेहरे को देखते हैं जब आप, तो कैसा फीलिंग आपके अंदर, कैसी फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है? 2014 में ये भाव था कि मेरे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, तो मुझे लक्ष्मण के रूप में वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के प्रत्याशी हैं और पूरे राष्ट्र में वो व्यस्त हैं। तो मुझे लक्ष्मण के रूप में उनके प्रतिरूप में जाके सेवा करनी चाहिए थी। उसी भाव से मैं वहाँ गया था और मैंने सेवा की थी। उसके बाद देश की जनता ने उनको अवसर ने देश का प्रधानमंत्री बनाया। पीड़ा हुई, हम एक साधारण व्यक्ति, गरीब आदमी, जब लोगों के बीच में रह करके उनके द्वारा जो निर्णय पारित होते हैं, जनता में जब आक्रोश की बात आई तो सीधे सीधे पीड़ा हुई, उसमें हम भी शामिल हुए। सरकार जहाँ तक महसूस करने की बात है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज चूँकि हम उनके समर्थक के रूप में रहे हैं, उनके सेवक के रूप में रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, आज थोड़ी सी पीड़ा है हृदय में, और उस पीड़ा को लेकर के आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी गए, अपना पत्र हमने दिया है, चर्चा में हम रखेंगे। आपसे दूसरा सवाल मेरा है कि अभी जानकारी जैसे कि मिली कि जब आपको प्रधानमंत्री मोदी का सीधे फ़ोन आया, तो उस वक्त आपको कैसा लगा जब देश के प्रधानमंत्री ने आपसे पूछा आपका क्या हाल है? पीएमओ से आपको फ़ोन आता है और आपसे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे, उस वक्त आपको क्या फीलिंग हुई? आपने क्या कहा उनसे, क्या बातचीत हुई उनसे आपकी? बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि देखिए भक्ति में शक्ति है और श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, त्याग और सेवा के बाद जो हमने अधिकार पाया। 8 मई 2014 को रात्रि में 8:33 पर वो अवसर आया था जब अवतार पुरुष मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने मुझे अपने चरणों से उठाकर लक्ष्मण के रूप में अपने गले लगाने का काम किया था, आशीर्वाद देने का काम किया था, स्नेह बरसाने का काम किया था। उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। और प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन माननीय पीएम साहब के यहाँ से, जैसा कि आपने बताया, राजीव महर्षि उनके पीएस रहे हैं, उनका फ़ोन आया। उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पुनः आशीर्वाद दिया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं। तो उस पर हमने जवाब दिया कि भाई साहब, जब आप भूटान गए थे तो पूरा चार्ज हमारे पास था, ये हमारा एक भाव था, प्रेम था, अधिकार था, स्नेह था, ये भाव हमने प्रदर्शित किया। अभी हालिया में बिहार चुनाव खत्म हुआ है, बड़ी कवायद लगाई जा रही थी कि बिहार से भाजपा साफ हो जाएगी। आरजेडी पार्टी पूरा लैंटर्न जलाने का काम कर रही थी वहाँ पर, पल पल में हर जगह 9 लाख नौकरियां देने की बात हो गई, सब कुछ। भाजपा को लगा कि उनकी सीट खसक रही है, उसके बावजूद भाजपा
भाजपा ने जदयू को भी, अपनी जो समकक्ष पार्टी उनकी जो है अलायंस पार्टी है, उसको भी नीचे कर दिया और भाजपा खुद ऊपर आके और फिर बाद में नीतीश कुमार को सीएम बना देती है और प्रधानमंत्री जी बधाई देते हैं। उसमें क्या लग रहा कि भाजपा क्या कर रही है, कैसे कर रही है? आज देश में यदि बिहार में बैलेट से चुनाव करा दिया जाता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती। तो अब आप विरोधी क्यों हो गए भाजपा के? देखिए, मैं हमेशा सत्यता की बात कहूँगा। मैंने 2019 के वाराणसी के चुनाव प्रचार में भी ये बात कहा कि मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी नहीं है। मोदी जी एक अवतार पुरुष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनके नाम से चल रही है, वह उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनका जो सोच है, उनका जो व्यवहार है, जो उनका आचरण है, वो मोदी जी के विचारों से बिल्कुल विपरीत है। और निश्चित रूप से मैं आपसे बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में, आप चुनाव करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देश में आने वाली नहीं है। और जहां तक मेरी बात है, भ्रष्टाचार। सर एक भी चीज रोकूंगा मैं आपको। आप भाजपा की कैंपेनिंग में थे, आप भाजपा के लिए लोगों से चुनाव प्रचार में शुरुआती दौर में आप भाजपा के साथ थे, फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिली और आप भाजपा के विरोधी हो? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए जी, जनता को देखिए, कहीं ना कहीं से आपके अंदर ग्लानि पैदा हुई ना भाजपा के, उसमें कहीं ना कहीं से आपको दर्द हुआ, तभी आज आप भाजपा को लेकर इस तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने एक आश्वासन दिया था जनता को, देश की जनता को एक भरोसा जताया था, भरोसे में लिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैं समझता हूं कि अच्छे दिन आए नहीं। अगर अच्छे दिन आते तो आज 45 दिनों से किसान परेशान होकर के दिल्ली के चारों ओर बारिश में परेशानी ना उठाता। और किसानों के पक्ष में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के पक्ष की बात कर रहा है, न्याय संगत बात आ रही है। अब आप बताइए, जब अच्छे दिन आए नहीं, काला धन आया नहीं, रोजगारों को कह दिया गया कि जो बेरोजगार थे पढ़े लिखे युवाओं को बोला आप पकोड़े बेच लीजिए। एक मजाक करने की बात है। एक आप शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सत्ता में आने का आपने काम तो जरूर किया, लेकिन सेवा करने का काम नहीं किया। जनता में आक्रोश है, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, कोई भी वर्ग है, सरकारी कर्मचारी आज पीड़ित है। और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज आप बैलेट से चुनाव करा लीजिए। और 2022 में हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी, इसके साथ ही हमारे अखंड भारत विकास पार्टी ये मांग करती है सामूहिक रूप से कि आने वाला 2022 का चुनाव बैलेट से होना चाहिए। ईवीएम मशीन का हम विरोध करते हैं। लेकिन इस ईवीएम मशीन को लाने वाला कौन था? दिमाग कभी कभी यहाँ भी जाता है। ईवीएम मशीन को कब लाया गया हिंदुस्तान में, कब आई, किसकी सरकार में ईवीएम मशीन आई थी? तब तो विरोध नहीं हुआ था। आज चलिए, बिहार में एक गांव में 800 वोट हैं। 800 वोट में कुछ लोगों ने कांग्रेस को दिया, कुछ लोगों ने नोटा वोटा पर दबाया, कुछ लोगों ने अन्य दिया। और आप मशीन में देखें तो 800 के 800 वोट वो बीजेपी को जा रहे। निश्चित रूप से मैं आपसे बता रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगा, जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे बैठ करके सरकार, एक अच्छी सरकार चला रहे हैं। आप ही उनके एक मंत्री ने ये चैलेंज दिया और ये पुष्टि के और उसके आधार पर बोला कि मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं, विकास को लेकर आप आइए, मेरे से चर्चा करिए। कोई भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी नेतागण मंत्रीगण साहस ही नहीं कर पाया। अगर सत्यता थी और आप यदि सत्यता के आधार पर सत्ता में बैठे तो आप एक सरकारी आदमी को कहकर के बीएसए से मैं डिबेट करा दूं, ये कोई औचित्य नहीं बैठता है। निश्चित रूप से अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे, भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रम करने के अच्छे दिन के जो वो जो कहावत है वो पूरी होने वाली नहीं है।
अभी मुरादनगर, गाजियाबाद के मुरादनगर में जो भ्रष्टाचार की कहानी हुई है, उसको लेकर आज आप महामहिम राज्यपाल को आपने ज्ञापन दिया है। क्या कहना है आपका इसमें? क्या पीड़ा है? सीधा सीधा एक आदमी को अंतिम संस्कार में सामाजिक लोग, पारिवारिक लोग, पड़ोस के लोग उसको अंतिम यात्रा में पहुंचाने जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि हम अभी गुणवत्ता में कमी के कारण, भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ हम अकाल मृत्यु के मुंह में समा जाएंगे। मेरा पहला सवाल है, जब खुलासा होता है, अजय त्यागी ठेकेदार ये कहते हैं कि मैंने 60 लाख का टेंडर पास हुआ, 16 लाख रुपए मैंने ईओ को दिए, जो एक सरकारी पदाधिकारी है, लोक सेवक के रूप में है। और आप ये देख लीजिए, अभी ये 60 लाख का मसला है। आप ही मीडिया कह रही है, पेपर कह रहे हैं कि 8 करोड़ का आप निर्माण कर चुके हैं और 16 करोड़ का निर्माण आप करने वाले हैं। मेरा सवाल है, ये पैसा जब 60 लाख में 16 लाख रुपए भ्रष्टाचार के रूप में, रिश्वत के रूप में दिए जाते हैं, वो पैसा कहाँ आ रहा है? इसके साथ ही जब 8 करोड़ का आपने कार्य किया होगा तो करोड़ों रुपए की रिश्वत वो एक महिला नहीं ले सकती। इसमें संरक्षण है। जो संरक्षण देने वाले हैं, मैंने आज लिखा, हमारा भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी मिलकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, अखंड भारत विकास पार्टी के माननीय जुझारू प्रदेश अध्यक्ष ने एक महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दिया है। और इसमें हमने प्रार्थना की है कि समस्त प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही संबंधित विभाग का जो मंत्री है उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिससे कि जांच में वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल न करे, जांच प्रभावित ना हो, निष्पक्ष जांच हो और जनता को न्याय मिल सके। जो मोदी सरकार को बदनाम करने वाले ये बीजेपी के कुछ एक लोग काम कर रहे हैं, उन पर लगाम लग सके। क्योंकि ये आपके अंदर का लक्ष्मण बोल रहा है। एक राम पे जब आरोप लगा है तो लक्ष्मण को विरोध में खड़ा होकर विरोधियों को परास्त कर रहे आप हैं, या आपकी जो स्टैंड है ये अलग घूम रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कुछ हम कर रहे हैं, हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। और हमें ये मालूम है कि भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी और कुछ और अन्य टाइप हुए जो हमारे से टाइप हो रहे हैं, जो हमारे विचारों में तालमेल आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा किया अखंड भारत विकास पार्टी, अन्य और 10 पार्टियां हमारे से लगातार संपर्क और संवाद में हैं। हम मिलकर के आपके आशीर्वाद से और सेवा के बल से, नर सेवा नारायण सेवा के बल से हम सत्ता में आने का काम करेंगे और सत्ता में बैठ करके हम देश की सेवा करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेंगे, जनता की सेवा करने का काम करेंगे। मजदूरों को मजबूर नहीं होने देंगे। मजदूरों का अधिकार और किसानों का सम्मान करने और कराने का काम, उनको हित, उनको न्याय, उनको अधिकार दिलाने का काम हम करेंगे। 2022 की इंतजार करिए, हम उसकी तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यूपी के किसान, जहाँ तक है, हम लोग भी गए हैं, यूपी के किसानों से मिले हैं। वो लोग अपना किसान काम कर रहा खेत में है, उससे जब पूछा जाता है किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहता है मैं क्या करूँ, किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि किसान आंदोलन को और हवा देने के लिए कुछ पार्टियों ने अपना पूरा वहाँ पे लगा रखा है? शाहीन बाग हुआ, इससे पहले शाहीन बाग बीच रोड पे घेर लिया जाता है, शाहीन बाग पार्ट 2 कहा जा रहा है इसे, इस तरीके से लोग बता रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ किसानों का दर्द है। जय जवान जय किसान हमारे देश के हैं, किसानों की वजह से रोटी मिलती है, अन्न मिलता है लोगों को। लेकिन किसानों को बीच में रख के ऐसा तो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, मुझे लगता है कि वो सक्षम ना होकर के, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है, नोटिस भी जारी हुआ है सरकार को, और हमें आशा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रदान करेगा किसानों को। जितने राजनीतिक दल यदि किसी को उकसा करके कोई हिंसा की बात कर रहे हैं, किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी अवतार पुरुष है, मोदी जी विद्वान हैं, किसी की चलने वाली नहीं है। किसान को न्याय दिलाने का काम भारतीय मजदूर किसान संगठन
अखंड भारत विकास पार्टी ये सामूहिक रूप से मिलकर के, अभी हमने 27 नवंबर को पत्र दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा, 30 दिसंबर को सामूहिक पूरे प्रदेश से हमने माननीय पीएम साहब के समस्त जिला अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन देने का काम, प्रस्ताव देने का काम, अपनी मांग का काम जो किसानों के हित में था। मैं समझता हूं किसी बात के दो रास्ते होते हैं, हिंसा के जरिए नहीं, हम अहिंसा शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए, पत्रों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अपनी बात को हल कर सकते हैं। जहां तक रही बात कि कुछ लोग किसान उनके समर्थन में आ रहे हैं, तो तोमर जी ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे समर्थन भी दे रहे हैं। अगर कहीं आक्रोश है तो सरकार को उसको सुनना चाहिए, और फिर यदि कोई निर्णय सरकार के बीच में और किसान के बीच में, आक्रोशकर्ता के बीच में यदि नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया है। और भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसकी हमेशा उसके न्याय की जय जयकार हुई है, और हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी पे भरोसा है आपको? मैंने कहा, चूंकि विभाग बटे हुए हैं, अभी जब नरेंद्र तो वो तोमर जी जब बात करने की बात आते हैं तो उसको अमित शाह जी संभालते हैं, राजनाथ जी संभालते हैं, और सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में खड़ा है, न्याय के पक्ष में खड़ा है। 11 जनवरी को मैं समझता हूं कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। किस चीज का दर्द सबसे बड़ा किसानों को है? कौन से बिल में किस लाइन को लेकर ये पूरा मजरा खड़ा हुआ है? देखिए, हम ये कहते हैं यदि कोई शंका पैदा हो गई है कि हमारी जमीनें अंबानी जी, अडानी जी ये रख लेंगे, उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया है, तो लिखित रूप से एक आश्वासन दिया जा सकता है सरकार की ओर से, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। यदि हम अहम का टकराव रखेंगे कि हम बड़े, तो ये प्रजा है, ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। भारत में संविधान से देश चलता है, और संविधान की देन है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, जो अपने को प्रधान सेवक भी कहते हैं, चौकीदार भी कहते हैं। तो मेरा चौकीदार जी से, प्रधान सेवक जी से ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, किसानों की पीड़ा को समझते हुए, टकराव के रास्ते को खत्म करते हुए एक निर्णय, न्याय संगत निर्णय पारित कर दें, जिससे आक्रोश की स्थिति समाप्त हो जाए। चलिए, और कुछ बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपने बारे में बताइए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन करके एक चर्चा का अवसर मिला। 2022 में आप अपनी यादों के बारे में कुछ बताइए, कुछ किस तरह से जब आप गांव में रहते होंगे या शहर में होंगे, शहर में ही सहारनपुर में है, तो कुछ पुरानी उस तरीके की यादें जब गांव गए होंगे आप लौट के, या जब जैसे ही मोदी का चेहरा वायरल हुआ, उस वक्त आपका भी चेहरा लोगों की नज़र में आया होगा। कहाँ से आपको जो है ये सबसे फर्स्ट क्या हुआ था आपके साथ जब आप आए थे चुनाव कैंपेनिंग में? देखिए, मैंने इस घटना को कई बार ये कहा कि जिस प्रकार से श्री हनुमान जी लंका में जाकर के अहंकार को दूर करके आए थे, बल, प्रताप, कार्य, सेवा तो उनकी थी, लेकिन बाद में जब अंगद जी भेजे गए कि जाओ एक बार रावण को समझा दो, तो अंगद जी जब गए तो वहाँ हनुमान जी की तरह उनको मंदिर प्रतिकर शोधा नहीं करना पड़ा। सीधे रावण की सेना वाले ही बोले कि वहाँ है, वो सोचे कि लगता है कि फिर हनुमान जी आ गए, और पहले भी ये यहाँ पर गदा चला करके गए थे, वाटिका उजाड़ करके गए थे, आग लगा करके गए थे अहंकार की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर, तो एक छवि है। देखिए, मैं निश्चित रूप से आपसे कहूँगा कि माननीय मोदी जी अवतार पुरुष हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके कार्य, व्यवहार, गुण और उनकी सोच की विपरीत काम करती है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे पीड़ा भी हुई है, मेरे कपड़े लोगों ने फाड़ दिए। पहले कपड़े फाड़े कि भाई मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, आपके कमांडो कहाँ हैं, आपके सेटो कहाँ हैं। मैं तो एक छोटा सा उनके चरणों की धूल के बराबर एक भारत का नागरिक हूँ। उसके बाद लोगों ने कपड़े फाड़े कि साहब आपने नोटबंदी करा दी। उसके बाद से अभी किसानों के बीच में जाते हैं तो भाई आप जो है, आप मोदी जी के बारे में बहुत कह करते थे कि वोट दे दो, 19 में कहा, 14 में कहा, तो पीड़ाएं होती हैं। अब आप ही समझ लीजिए, आप उस कल्पना में जाइए कि यदि हम आक्रोश के बीच में जाएं तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है। कहीं ना कहीं से आप पीड़ा से ग्रसित हैं, और पीड़ा आपकी यही है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस न्याय हो, और जो किसानों की अपनी मांग है कि
बिल में जो लाइनें जोड़ी गई हैं जिनसे किसानों के हित की बातें हो रही हैं, वो लाइनें हटा के किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। तो ये थे हमारे साथ अभिनंदन पाठक जी, जो मोदी जी के हमशक्ल हैं, जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा। आज मोदी अंगद के बारे में बताया, हनुमान जी के बारे में बताया, मोदी की नीतियों के बारे में बताया, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया। जो लोग गलत हैं उनको गलत कहा। तो ऐसे ही एक शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे अगली बार। तब तक देखते रहिए, बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।